नमस्कार, बिहार बयान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नज़ीर अख्तर खान। हर रोज़ लेके आते हैं हम अपना ख़ास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपकी सुबह को बेहतर करते हैं, खुशगवार करते हैं और हर रोज़ नए नए गेस्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं। उनकी ज़िंदगी के छुए अनछुए पहलू को हम आप तक पहुँचाते हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, एंटरटेन करते हैं और ख़ास तौर पर हमारा पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जिस सेगमेंट में हम प्रोग्राम का आगाज़ पॉजिटिविटी के साथ करते हैं ताकि आपकी सुबह बेहतर हो सके। इसलिए हम अनमोल वचन भी लेते हैं। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ हम एक अच्छे से अनमोल वचन से करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे। दर्शकों, हर रोज़ आपको बेसब्री से इंतज़ार होता है कि बिहार बयान कार्यक्रम में कौन ऐसे मेहमान हैं, कौन ऐसे गेस्ट हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बेहद ख़ास मेहमान जो एक समाज सेवी भी हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं और उन्होंने बुक भी लिखी है और हमारे समाज के लिए बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो चलिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं आज विनोद बिहारी सिंह जी से, जो कि एक समाज सेवी हैं। नमस्कार नाज़िर जी और हमारे बिहार डीडी के सभी दर्शकों को नमस्कार जी। समाज सेवी, हमने कहा समाज सेवी वर्ड जो होता है सोशल एक्टिविटी, आप कैसे काम कर रहे हैं सोशल और किस तरीके से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं आप? धन्यवाद। मैं एक्चुअली बिहार का ही बेटा हूं और शिक्षा प्राप्त करने के बाद मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र में लगातार सामाजिक विकास के कार्यक्रमों में एक प्रोफेशनल वर्कर के रूप में जुड़ा। अपनी शुरुआत एक रिसर्च ऑफिसर के रूप में की और संयोग से वह जो विषय रहा वो इंडिजिनस हेल्थ एंड मेडिसिन पर, फेथ हीलिंग पर एक रिसर्च वर्क था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि हमारी खोई हुई जो परंपरागत हर्बल मेडिसिन्स है जो होम प्रैक्टिसेस में होती है, उसके क्या गुण हैं और उसके ऊपर पूरे रिसर्च IDRC कनाडा का वो प्रोजेक्ट था जो हमने बिहार में किया था। और उससे एक पहली जानकारी मिली कि वाकई में हमारे हर्बल मेडिसिन्स होम प्रैक्टिसेस में बहुत कुछ है अगर हम उसका सही ढंग से सदुपयोग करें। और इस तरह से फिर सिलसिला जारी रहा और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं जिसे हम कई नामों से बोलते हैं, कॉमन वर्ड में NGO कह देते हैं, समाज सेवी संस्थाएं कह देते हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस कह देते हैं, उनके साथ राफ्ता रहा। परंतु शुरू में मैं सरकारी संस्थानों में कार्य किया, नेशनल लिटरेसी मिशन और बिहार शिक्षा परियोजना, और उसके बाद कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से जुड़कर शिक्षा, स्वास्थ्य, यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे लगातार ये सिलसिला जारी है और कार्य कर रहा हूँ। और इस नाते आप कह सकते हैं कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक काम कर रहे हैं आप। यूथ के बारे में आपने जिक्र करा, यूथ के बेहतरी के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए क्या किस तरीके से आप योगदान दे रहे हैं? यह सर्वविदित है कि आज हमारा भारत एक यंग इंडिया कहा जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी पोटेंशियल है कि आज हमारे यूथ और एडोलेसेंट, जिनकी शुरुआत कह लें कि 10 वर्ष से, एडोलेसेंट WHO के हिसाब से 10 वर्ष से 19 वर्ष के किशोर किशोरियों को हम एडोलेसेंट कहते हैं, और युवा वर्ग, इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। और आपको खुशी होगी कि बिहार अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा यूथ लेड स्टेट है। परंतु उसे आवश्यकता किस बात की है? उन्हें आवश्यकता है सही संपूर्ण शिक्षा की, उन्हें आवश्यकता है लाइफ स्किल्स की, जिसे जीवन कौशल कहते हैं, बेसिक। उन्हें आवश्यकता है जीवन को उपार्जन के कौशल की और एक सही मोटिवेशन की, क्योंकि यही वो वल्नरेबल एज है जहाँ पे डेविएशंस हो सकते हैं और ये डेविएशन उनको पतन की ओर भी ले जा सकता है और उत्थान की ओर। तो निश्चित रूप से अभी
बहुत सारे हमारे कार्यक्रम सरकार के द्वारा भी जो योजनाएं लाई जा रही हैं वो यूथ लेड है और यूथ प्रो है, एडोलेसेंट प्रो है। उदाहरण के रूप में मैं शुरू से प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य विषय पर, परिवार नियोजन विषय पर, स्वास्थ्य के एक खास बिंदु विषय पर ज़्यादा केंद्रित होकर कार्य करता रहा। परंतु कई बार डिबेट हुआ कि क्या बच्चों को, किशोर किशोरियों को नियोजित ढंग से, एकीकृत ढंग से स्कूलों में प्रजनन स्वास्थ्य, यौन शिक्षा की सही ढंग से शिक्षा मिलनी चाहिए अथवा नहीं। और एक लंबे संघर्ष, लंबे अनुसंधान और लंबे डिबेट के बाद अंततोगत्वा ये बहुत खुशी की बात है कि 2018 में प्रधानमंत्री जी ने वर्तमान उसका आगाज़ किया आयुष्मान भारत के तहत, और उस कार्यक्रम का नाम है स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन प्रोग्राम। जी। ये प्रोग्राम इस सरकारी स्कूलों में और ख़ास करके अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो महत्वाकांक्षी ज़िले हैं वहाँ चलाए जा रहे हैं, लेकिन हैं बड़े महत्वपूर्ण। जैसे गया कह सकते हैं, पूर्णिया है, जी, गया है, सीतामढ़ी है, ये सारे बिहार के। अभी और चरणबद्ध लिया जाएगा। मैं इसके पहले राजस्थान में लगातार था और इसी कार्यक्रम को देख रहा था, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा, और 2 सरकारी विभाग को मुख्य रूप से उसमें सम्मिलित कर, और वो विभाग है स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग। और इसका ध्येय ये है कि कक्षा 6 से 12 के जितने किशोर और किशोरियां हैं जो ऑलमोस्ट एडोलेसेंट एज में हैं, उन्हें 11 मुख्तलिफ विषयों पर इंटरटेनिंग मैनर में, एक सहभागी ढंग से, आनंदमयी ढंग से सप्ताह में एक दिन शिक्षक उन्हें इन विषयों के बारे में बताएं, जिसका प्रमुख विषय बिंदु है प्रजनन स्वास्थ्य तो है ही, न्यूट्रिशन है, हेल्दी लाइफ प्रैक्टिसेस है, हेल्दी लिविंग वे में लिव करने की बातें हैं। आज नशावृत्ति एक चिंता की बात है, तो सब्सटेंस ड्रग एब्यूज़ से उन्हें बचाना है। उन्हें मोबाइल और गैजेट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन सिखाना है या बताना है ताकि वो किसी ट्रैप में ना आए। उन्हें योगा की बात बताई जाती है। उन्हें जेंडर बेस्ड वायलेंस से कैसे बचना है, और जनरल इंजरी, क्योंकि ये एक जोश की उम्र होती है और ऐसे में वो बहुत सारे ख़तरे मोल लेते हैं। आप देखते होंगे पटना में भी और कहीं भी जोशीले वो बच्चे, उनके अंदर तो एनर्जी है, पर वो बाइकर्स एनर्जी मतलब सही डायरेक्शन में यूज़ करें तो वो बेहतर है। जैसे हेल्थ और एजुकेशन की बात आपने की कि आपने हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम करा और मॉनिटरिंग करी है आपने राजस्थान में। जो बिहार में आप सेम यही काम कर रहे हैं स्कूलों में, अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में भी जाना होता होगा आपको, ख़ास तौर पे जब बच्चों को क्लासेस लेते हैं, उन्हें बताते हैं ये इन्फॉर्मेटिव बातें, जब आपने कहा कि अपने एनर्जी को वेस्ट नहीं करें या फिर सेक्सुअल उन चीज़ों को, तो उनका रवैया कैसा होता है, कितना वो इंटरेस्ट लेते हैं और कितने क्लासेस डिपेंड करते हैं, कितना वक्त देते हैं आप लोग के? गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चला रही है, उसके तहत आप मौका दे रही है लोगों को, तो क्या उसके के लिए एक पर्टिकुलर क्लास है या आर्ली सेट कर रखा है कि नहीं 1 घंटे ही हर जगह ऐसे बताया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल में? आपके प्रश्न में 2 हिस्से हैं, मैं दोनों का उत्तर देना चाहूँगा। उन किशोर किशोरियों और युवाओं का रवैया या उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, तो मैं और भी कई स्टेट में काम किया और किशोर किशोरियों के इस प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर आप कल्पना कीजिए 2001 से बिहार के बिल्कुल रिमोट एरिया में, आउटरीच एरिया में इन विषयों को लेकर शिक्षण प्रशिक्षण एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा दिया गया था और मैं उसका हिस्सा था उनके प्रशिक्षण का। हमारे बच्चे चाहे वो कहीं के भी हों बहुत रिसेप्टिव है, उनमें सुझाव ग्रहणशीलता है, वो कुछ जानना और सीखना चाहते हैं। डिपेंड करता है
कि हम उन्हें किस रूप में बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे जुड़ाव कैसा बना पा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट मुझे सभी जगह बहुत ही वेलकमिंग लगा। अब रह गई बात कि किस तरह से दिया जाए और उसकी प्रभावशीलता कैसी हो सकती है। तो ये निश्चित रूप से प्रशिक्षण के गुणवत्ता पर निर्भर करता है कि कई लेयर में जो उन्हें शिक्षण प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ऑफिशियल्स को, ट्रेनर्स को, इवेंचुअली टीचर्स को जो उन्हें बताएंगे उसकी गुणवत्ता क्या है और उसमें इनोवेशंस कितने हैं। अगर नवाचारी ढंग से, इनोवेटिव मैनर में बच्चों को सम्मिलित करते हुए खेल के द्वारा, वीडियोस के द्वारा, किसी नाटक रोल प्ले के द्वारा, उनके द्वारा कुछ क्रिएटिव करके किया जाता है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व पाते हैं इंटरटेनिंग मैनर में। जो अप्रोच है इन्फोटेनिंग, इन्फॉर्मेशन भी और इंटरटेनमेंट भी, प्लस उनके द्वारा भी समय समय पर, जैसे स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस डे मनाया जाता है, एक सेलिब्रेशन होता है, इम्पॉर्टेंट डेज ऑब्जर्व किए जाते हैं जिसमें बच्चों को, इवन की समुदाय के लोगों को भी शामिल किया जाता है। तो इसका एक गहरा असर पड़ता है और इसका संवाद और इसका संदेश कहीं ना कहीं आगे भी फैलता है। जी। आपने बहुत जगह रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और ख़ासतौर पे मेरे मतलब थिएटर भी आपने किया, वॉइस ओवर भी आप करते हैं और बहुत पैशनेटेड है अपने काम को लेके आप। तो अभी और क्या प्लानिंग है आपकी, और क्या बेहतर करना है और किस किस चीज़ों को और आगे ले जाना है और समाज के बेहतरी के लिए? देखिए, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ एज ए सोशल डेवलपमेंट प्रोफेशनल, और उसमें भी संयोग से एक कंसेप्ट है बिहेवियर चेंजिंग कम्युनिकेशन। एक ऐसा कम्युनिकेशन की वो विधा और वो तौर तरीके जिससे नकारात्मक चीज़ों से सकारात्मक विषय और व्यवहार के प्रति लोगों को मोड़ा जा सके। क्योंकि आज समाज में दो तरह की चीज़ें हैं, जो सकारात्मक चीज़ें हैं उसे तो और आगे बढ़ाना है, पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाना है, लेकिन जो नकारात्मकताएं हैं, चाहे हमारी वो रूढ़ियों में, हमारी परंपराओं के कारण आया हो या कोई सामाजिक कुरीति है, उससे पॉजिटिव दिशा में। उदाहरण अगर ले लें, मान लीजिए नशावृत्ति, तो ये तो एक नकारात्मक चीज़ हुई। अब उससे हम कैसे बिहेवियर चेंज करें, उसको लेकर के व्यक्ति का, समाज का, परिवार का, तो एक बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं एक बिहेवियर चेंज कम्युनिकेटर के रूप में कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कार्य किया। उस नाते हमें जो लगता है कि यह कार्य तो होते ही रहना चाहिए और वो कोई अकेला मैं नहीं कर रहा, हाँ। एक बहुत बड़ा दल है जो जाने और अनजाने, जैसे आप भी, मीडिया हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेंजर है। आज सुबह आपने एक पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत की, कलाम साहब की अनमोल वचन को लेकर, रूस को लेकर, कैंसर को लेकर, तो यह एक अवेयरनेस है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी है, और पैराडाइम शिफ्ट निगेटिव टू पॉजिटिव, तो वो तो मैं जब तक ईश्वर शक्ति देगा और क्षमता देगा, अवसर देगा, वो ढूंढ निकाल कर करूँगा ही करूँगा। परंतु आने वाले दिनों में जो मेरी सोच है और मेरी जो विज़न है कि मैं स्क्रिप्ट राइटिंग पे ज़्यादा तवज्जो दूंगा, ज़्यादा समय दूंगा। जो भी अनुभव गांव से लेकर लोकल टू ग्लोबल मैंने थोड़ा बहुत प्राप्त किया है, उसमें और संवर्धन, अध्ययन और अध्यापन के साथ स्क्रिप्ट राइटिंग अगर हम करते हैं, मान लीजिए किसी कोई छोटी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनती है, उसकी प्रभावशीलता व्यापक होती है, वो एक मास कम्युनिकेशन होता है। दो छोटे उदाहरण मैं देना चाहूँगा। वर्षों से माहवारी स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कार्य कर रहा था, लोगों को अवेयर कर रहा था।
एक झिझक थी, एक बहुत बड़ा टैबू था उस चीज कैसे को लोगों लेकर। को बताएं, कैसे जाके बताएं? उनके बीच उसका नाम भी लेना जी। एक गुनाह जैसा लगता था। बहुत पहले की बात, मैं 3 दशक 2 दशक पहले की बात बता रहा हूँ। मतलब खुद असहज असहज जैसा होता महसूस करते थे। आप याद कीजिए, एक फिल्म आती है पैडमैन, लोग अवेयर हो। ओवरनाइट, हाँ, और आज किसी की पलक नहीं झपकती है इस महत्वपूर्ण चीज के प्रति अपने आप को संवेदनशील करने में और सकारात्मक व्यवहार लेने में। तो यह एक प्रभावशीलता है मीडिया का, यह प्रभावशीलता है उस स्क्रिप्ट का जिसे अक्षय कुमार जी ने निभाया और लोगों तक पहुंचाया। गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्कीम चलाती है, अवेयर्स प्रोग्राम चलाती है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए भी बहुत लोगों को अवेयर किया जाता है। ख़ासतौर पे रूरल एरियाज़ में जो महिलाएं रहती हैं उनको बताया जाता है, और उनको अवेयरनेस के लिए मैंने कहा, जैसे कि आपने फ़िल्म देखी, फ़िल्म देखने के बाद लोग अवेयर हो गए और लोग बहुत आसानी से उन चीज़ों को ले लेते हैं कि अब जागरूक हो गए, और आप एक पर्टिकुलरली गांव-गांव जाके उनको मैसेज देते हैं तो थोड़ा वो रहता है। गवर्नमेंट, आप भी बेहतर जानते हैं, गवर्नमेंट कोई अकेला, कोई अलग प्राणी तो है नहीं। जी, सही कह रहे हैं हम आप। ही और आप हैं। हम ही और आप लेकिन एक व्यापक प्रभावशीलता, और खास करके किसी भी अच्छे कार्य के लिए जब एक नीति निर्धारित होती है, एक नियम बनता है, एक लॉ में वो आता है और एक मास लेवल पे उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो एक बहुत बड़ा रोल समाज के बाकी विभागों का होता है, बाकी संकायों का होता है, चाहे वो मीडिया हो या हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट हों। बात करते हैं कि मास लेवल पे लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, गवर्नमेंट भी बहुत अवेयर है, गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराती है और जिसमें बताती है लोगों को, लेकिन आपका खुद के जाना, लोगों के बीच में जाके उन्हें उन टॉपिक पे बताना कि इससे महामारी हो सकती है, इससे बीमारी हो सकती है, इससे बचाव के लिए आप पैड का इस्तेमाल करें, ये चीज़ें थोड़ा आपके लिए मुश्किलें थी, चैलेंजेस थे? सिर्फ हमारे लिए नहीं, इस दिशा में जितने भी लोग लगे हैं उनके लिए ये एक चुनौतीपूर्ण तो शुरू में अवश्य रही। जो कम्युनिकेशन का तरीका होता है, आपका अगर इंटेंशन फेयर है और अप्रोच कल्चरल फ्रेंडली है, आपने अपने प्रोग्राम्स को अच्छे से डिज़ाइन किया है और आपकी डायलॉग्स, वार्ता जो कम्युनिकेशन है, टू वे है, तो निश्चित रूप से इस तरह की चुनौतियां दूर होती हैं। वरना इस तरह की चीज़ें सिर्फ सूचना बनकर रह जाती हैं, वो व्यवहार बदलाव में तब्दील नहीं होती है। व्यवहार बदलाव में तब्दील होने के लिए ज़रूरी है कि फेस टू फेस एक कम्युनिकेशन हो, एक राफ्ता सामने सामने बने, तो उसका प्रभाव किसी भी विषय को लेकर, केवल ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर किसी भी बदलाव के लिए लगातार ट्रैकिंग ज़रूरी है, मॉनिटरिंग ज़रूरी है, फॉलोअप ज़रूरी है। सिर्फ हम जानकारी दे दें और उन्हें साधन, सुविधा, सेवा प्रदान ना कराएं तो फिर वो चीज़ ज्यों की त्यों रह जाती है, बल्कि वो उसका रिपरकेशन बुरा होता है। तो किसी भी सामाजिक बदलाव के लिए या किसी भी सेवा के लिए जानकारी भी ज़रूरी है, संवेदनशील बनाना, अवेयर करना भी ज़रूरी है, और उन साधनों की मुहैया बहुत ज़रूरी है। मतलब आप उसको प्रोवाइड करें। जी, मतलब आप बता रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्रोवाइड नहीं कर रहे और बता के फिर ना फिर आप अब दोबारा जाके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब जैसे एक दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, क्योंकि फैमिली प्लानिंग पे हम लोगों ने लगातार कार्य किया, परिवार नियोजन पर। परिवार नियोजन का अर्थ परिवार का कल्याण है, अच्छा एजुकेशन, सारी चीज़ें, और परिवार को कैसे आगे प्लान करना है, ये कपल अपने से देयर लाइफ देयर डिसीजन वाली बातें होनी चाहिए। गर्भनिरोधक साधन बता तो दिया, लेकिन उसके सही तरीके का इस्तेमाल और उसकी मुहैया, कैसे, चाहे वो गवर्नमेंट फोरम से हो या नॉन गवर्नमेंट फोरम से हो, मुहैया होना बहुत ज़रूरी है। और फिर फॉलोअप, अगर उसमें कोई मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस आते हैं, कहीं पर कोई रिपरकेशन है, तो उसका निदान और संधारण बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण, आधा अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, लैक ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ों को अगर आप देख रहे हैं तो उनको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आप बताएं, गाइड करें, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो सके, और सर्विस प्रोवाइड करें, करें, क्वालिटी सर्विस, ये बहुत ज़रूरी है।
बहुत सही कहा आपने, क्वालिटी सर्विसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। HIV और HIV पे प्रिवेंशन पे यूनेस्को से आपकी कहानी को बहुत वो मिला, मतलब क्या कहते हैं, प्रोत्साहन मिला आपको। उन्होंने किस तरीके से HIV प्रिवेंशन को लेके जो आपने कहानी लिखी थी? जी, थैंक यू। एक्चुअली HIV और एड्स एक बहुत ही, और ख़ास करके युवाओं के लिए एक चिंताजनक संकेत रहा है, और आज भी उस पर हम अवेयरनेस करते रहे हैं। लेकिन ये तब की बात है, 1999 में मैं नेशनल लिटरेसी मिशन में था, और उस समय साक्षरता दर बहुत कम थे, बिहार में विशेष करके। बिहार और झारखंड उस समय अनडिवाइडेड था, एक था। तो नेशनल लिटरेसी मिशन ने और नाको जो नेशनल एड्स कंट्रोल है उसने और यूनेस्को ने एक जॉइंट वेंचर में कुछ मुख्तलिफ राइटर्स को बुलाकर कहानियाँ लिखवाई थी, और जो नौ साक्षर हैं, नए नए सीखे हैं, उनको भी ये चीज़ मिल सके ताकि वो अवेयर हो सकें। तो एक स्टोरी मैंने लिखी थी, चुनरी की लाज। चुनरी की लाज। जी, उसमें एक महिला किस तरह से पलायन करने वाले अपने पति को, जो बाहर जा रहा कमाने, उसे अवेयर करती है कि HIV एड्स से तुम्हें बचकर रहना है। तो वो गांव की एक राजस्थान की महिला है, और ये राजस्थान की पृष्ठभूमि में ये कहानी लिखी गई थी उस समय मेरे द्वारा। तो ये राजस्थान में बहुत मुख्तसर में उस कहानी के आत्मा को बताने की कोशिश करूँगा कि वो महिला, वहाँ सुहाग का जोड़ा चुनरी होती है और चूड़ा होता है। वो अपने पति के पास हवाले करती है कि तुम परदेश जा रहे हो कमाने, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, जाओ, लेकिन जब भी तुम्हारा ऐसा वैसा मन करे तो इस चूड़े को छू लेना, इस चुनरी को छू लेना, मैं मन से तुम्हारे पास आ जाऊंगी। आखिर मेरा भी तो मन है, पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट भी था इसमें, कि ओनली he will not be deprived, female also, she will also wait, and she also need the same things which you will expect, but don't go in negative manner. तो ये एक मैसेज था, और सच में वो लौट कर आता है और उसके विश्वास को बचाए हुए। कई बार डेविएशंस होता है, उनके दोस्त यार उन्हें कहीं ना कहीं प्रलोभित करते हैं, परंतु वह अपने उस विश्वास को बचाकर और अनप्रोटेक्टेड सेक्स से खुद को बचा करके वापस आता है। सो दैट वाज द स्टोरी। और कई वर्षों के बाद कहानियों की समीक्षा हुई उसकी प्रभावशीलता को लेकर, तो इस कहानी को यूनेस्को ने सराहा और फिर उसका बंगला में रूपांतरण किया, ओढ़नियर लाज, ताकि वो स्प्रेड ज़्यादा हो। फिर इसी बिहार में शिक्षा मंत्री और यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव्स ने मुझे अवार्ड किया था। बहुत अच्छा काम है जब आप काम करते हैं और आप काम करके समाज में बेहतरी के लिए कुछ मैसेज देते हैं और आपके काम को हौसला अफजाई मिलती है और अवार्ड्स मिलते हैं, तो आप खुद भी अच्छा फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं, और काम करने का जो ललक होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि यदि आपको सराहा जा रहा तो आपको 4 कदम और उस लेवल को मेंटेन करना होगा। एक और आपकी कहानी है माँ और बच्चों के हेल्थ को लेके। उस कहानी को शायद विदेशों में, ख़ास तौर पे मतलब पाकिस्तान में, उसी कहानी को लेके लोग थिएटर करते हैं और लोगों को मैसेज दिया जाता है, उसके बारे में आप बताएं। हाँ, ये मैं उस समय, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है पाथफाइंडर इंटरनेशनल, लगभग 13 वर्ष मैंने वहाँ कार्य किया, और वह माँ बच्चे के स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन पर ही कार्य करता था। तो ये मैंने जो स्टोरी लिखी थी, अजीब इत्तेफाक है कि मैंने उस समय जो भी शीर्षक और कैरेक्टर का नाम डाला था बड़ा कॉमन डाला था, जो हिंदू मुस्लिम मतलब रिलीजियस फ्री था, नहीं कह लीजिए, फ्रेंडली था। तो चंदा तारा के सपने मैंने लिखा था, और वो 2 सहेलियों की कहानी है कि एक
सेम बराबर के सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस से बिलोंग करते हैं परंतु एक और शादी भी दोनों की साथ साथ होती है, परंतु एक का पति उसका साथ उतना नहीं दे पाता है, परिवार नहीं दे पाता है और वो खुद चाह कर भी अपना साथ खुद को नहीं दे पाती है और बहुत कम उम्र में गर्भ धारण करती है, बहुत कम उम्र में बच्चे होते हैं, जल्दी जल्दी कई बच्चे होते हैं, परिवार का दबाव, बेटा और बेटी के चक्कर में उसे कई बच्चे होते हैं और उसकी ज़िंदगी बहुत और माँ और बच्चे और इकोनॉमिकली घर की स्थिति तबाह हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो चंदा है वो समझदारी से काम लेती है, उसका बेटा, उसका पति उसका साथ देता है, वो कुछ पढ़ती है, रोजगार करती है और सही वक्त पर अपने पहले और दूसरे बच्चे को लाती है, इकोनॉमिकली और वेलबींग होती है। तो इस स्टोरी को और इस पूरे के पूरे जो एक प्रचार प्रोजेक्ट करके परिवार नियोजन पर कार्य किया गया था और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बिहार में, जिसकी काफ़ी सराहना ग्लोबली हुई। तो उसकी ट्रेनिंग देने के लिए सिंध, पंजाब, पाकिस्तान और पाथफाइंडर वहाँ के लोग मलेशिया आए थे क्योंकि थोड़ी दुश्वारियाँ थी, हम वहाँ नहीं जा सकते थे, वो यहाँ नहीं, वीज़ा प्रॉब्लम। तो वहाँ इस ट्रेनिंग को दिया। तो उन्होंने जो मॉड्यूल मैंने प्रशिक्षण का लिखा था वो तो अडॉप्ट किया ही किया, इस स्टोरी को ख़ास तौर पे अडॉप्ट किया और उन्होंने वहाँ जो महिलाओं का हेल्थ मेला लगता था उस पे उन्होंने इसी स्टोरी का स्टेज शो शुरू किया और नाटक जी, और उसका नाटक शुरू किया और उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। बाद में उन्होंने एक प्रशंसा पत्र फोटो वगैरह के साथ भेजा था। तो दिल को खुशी हुई कि अगर आपके संवाद और आपका इंटेंशन अच्छा है तो कोई सरहद, कोई सीमा आपको रोकती नहीं है, मानवता तो फैलती रहती है। सही बात। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को मैसेज दे रहे हैं, एक मास लेवल पे मैसेज दे रहे हैं, तो आपके काम को अप्रिशिएशन भी मिलता है और खुद भी अच्छा लगता है। अगर मैं बात कर लूँ आपके शुरुआती दौर की, मतलब आप रहने वाले बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ हर बच्चों का एक सपना होता है कि मैं इस फील्ड में जाऊं, मैं इस फील्ड में अच्छा करूं, और माँ बाप का भी ख्वाब होता है कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आपका क्या सिनारियो था उस दरमियान? आपका कुछ सा इंटरेस्ट इस फील्ड में आना, फैमिली बैकग्राउंड की अगर हम बात कर लें? मुझे बहुत बड़ा विज़न लेकर मैं नहीं चला था, बहुत साफगोई से बताना चाहता, लेकिन शुरू से एक इच्छा तो ज़रूर थी कि मैं शिक्षक बनूंगा और अगर प्राइमरी स्कूल में भी शिक्षक बनूंगा तो इतनी अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा कि उस समय बस एक ही चीज़ दिखाई देती थी कि प्रेसिडेंट ने टीचर्स को अवार्ड दिया और जिनके नाम से शिक्षा दिवस मनाया जाता है, राधा कृष्णन जी, वो खुद एक शिक्षक थे, राष्ट्रपति थे। तो ये एक ड्रीम में मुझ में ज़रूर था और उसी कारण मैंने शिक्षा शास्त्र को भी ज्वाइन किया। लेकिन उसके बाद मैं सोशल डेवलपमेंट फील्ड में अपने शिक्षकों के कहने से और उनकी थोड़ी प्रेरणा से आया और फिर रास्ते निकलते गए और अभी तक उस दिशा में चल रहा हूँ। निश्चित रूप से परिवार वाले चाहते थे कि मैं शायद साइंस का स्टूडेंट भी रहा था, साइंस लेकर आगे बढ़ूं, इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे साइकोलॉजी बहुत अच्छी लगती थी। मानव व्यवहार को समझना और मानव व्यवहार में बदलाव लाना, वो एक कहीं ना कहीं एक फितरत कह सकते हैं, फितरत में शुमार था जी। विदेशों में जाके कुछ आपने कोर्सेज करे, पढ़ाई करे, फिलीपीन भी जाना हुआ आपका? हाँ, और वैसे तो मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो बल्कि वो मेरे लिए खुशकिस्मती रही कि मैं जो गांधीयन बेसिक स्कूल्स होते थे जहाँ आपको सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं दी जाती थी, जीवन की कई शिक्षाएं मिलती थी, चाहे वो गार्डनिंग हो, प्ले हो, सपोर्ट हो, हैंडीक्राफ्ट्स बनाने हो, इस तरह वाली पढ़ाई में मैं रहा। तो लेकिन पढ़ाई के बाद जब जॉब में आया, जॉब के दौरान मुझे एक फेलोशिप मिली जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन IIE से लीडरशिप की। तो मैं फिलीपींस एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गया और वहाँ
इत्तेफाकन जो कोर्स मैंने किया वो सोशल वर्क में जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, परियोजनाएं बनती हैं, उन परियोजनाओं को कैसे बनाया जाए, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि सोसाइटी को बेनिफिट मिले। एजुकेशन पे, आपके एकेडमिक पे, कि आप बाहर गए, फेलोशिप आपको मिली, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। जी, तो वो एक कोर्स करने का मौका मिला, वो करके मैं आया। उसके बाद जॉब के ही दौरान मुझे 2 बार फेलोशिप मिली, एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑन रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इशू। तो एक जो कार्य मैं पाथफाइंडर के द्वारा कर रहा था उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया था, बिहार से ही शुरू हुआ था कि हम डिलेइंग एंड स्पेसिंग, बर्थ की डिलेइंग और स्पेसिंग पर काम करते थे। और उससे जो रिज़ल्ट आए थे, तो एविडेंस बेस्ड रिज़ल्ट को लेकर एक पेपर प्रेजेंटेशन करने चाइना गया था 2009 में, जिसमें कई देशों के लोग थे और उस प्रयास को बहुत सराहा गया। और फिर 4 वर्षों के बाद, वो कॉन्फ्रेंस हर 4 वर्ष पे होते, 4 वर्ष के बाद फिर सेकंड पेपर भी अवार्डेड हुआ था, फेलोशिप मिली। तो मैं इंडोनेशिया गया था, उस पेपर को प्रेजेंट किया। इत्तेफाकन दोनों समय गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, हेल्थ मिनिस्टर। हाँ, हेल्थ मिनिस्टर सेंट्रल पे। तो उन्होंने इस चीज़ को ज़रूर नोटिस किया और इंडिया में फिर एक स्कीम चली, और न केवल पाथफाइंडर बल्कि उस दिशा में बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन विषयों पर जोर देने लगी थी कि सिर्फ एस्ट्रलाइजेशन से काम नहीं चलेगा, डिलेइंग और स्पेसिंग बर्थ वो भी होना चाहिए, की होनी चाहिए चाइल्ड बर्थ में। तो एक स्कीम आई, आदर्श दंपति योजना, और बड़ी खुशी होती है कि हम जैसे जो समाज सेवी संस्थाएं होती हैं वो छोटे छोटे प्रयास करती हैं और गवर्नमेंट के साथ मिलकर उस चीज़ को आगे बढ़ाती हैं और गवर्नमेंट उस चीज़ को नोटिस करता है। तो 2 चीज़ तो मैंने अपने सामने देखा कि 2001 में जो एडोलेसेंट के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग पर ट्रेनिंग हम लोग देते थे, आज सिर्फ वही कंपोनेंट नहीं और भी कंपोनेंट लेकर स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एजुकेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किया। डिलेइंग स्पेसिंग पर अभी जोर है और अब स्थितियां, सूरत हाल बदल रही हैं, लोग अवेयर हो गए हैं जी। तो प्रयास हमेशा कलेक्टिव होना चाहिए। मैंने सुना कि आपको कविताएं लिखना भी बहुत पसंद है और आपकी खुद की कविताएं लिखी है। हमारे दर्शकों को अगर आपकी खुद की कोई जो आपकी पसंद फेवरेट वन कविता है जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते हो आप? हाँ, मैं लिखता हूँ और अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल वगैरह में भी उन विधाओं का उपयोग करता हूँ और थिएटर्स के लिए भी, क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत सारे नाटक भी होते हैं, तो उसमें भी लिखता रहता हूँ। तो एक अगर मैं सही ढंग से याद कर पाऊँ तो सुनाने की कोशिश करता हूँ। माना कि निराशाओं का मरुस्थल है नितांत, पर होगी इसी बीच आशाओं की झील कहीं शांत। जानता हूँ नहीं होता दुखों का कभी अंत, पर सुख भी बैठा होगा यहीं कहीं जीवंत, पर सुख भी बैठा होगा यहीं कहीं जीवंत। निराशाओं से मानकर हार नहीं करते प्रयासों का अंत, नफरतों से मानकर हार नहीं करते प्यार का अंत। नभ के आंचल का भी तो नहीं होता अंत, हमारे भ्रम है मानते क्षितिज है उनका अंत। तो फिर क्यों न मान लो प्यार और कोशिश को अनवरत अनंत, एक भ्रम ही सही तक जीवन के अंत, एक भ्रम ही सही तक जीवन के अंत। बहुत कविता में भी बहुत मैसेज छुपा है और ख़ास तौर पे लोगों को अवेयरनेस वाला ये मैसेज है। और अगर हम बातें करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो, कुछ ऐसा आपको लग रहा हो कि कुछ चीज़ें छूट रही है, जो आपके प्रोग्राम्स हो, आपके कुछ ऐसे काम हो जिसको आप करना चाहते हो? आज आपने सुबह में शुरुआत की रोज़ डे से, कहीं ना कहीं प्रकृति की चर्चा की, तो 4 लाइन में मैं अपने उस विज़न को ज़रूर बताना चाहूँगा, और वो भी एक शायद
कविता नहीं कहूँगा पर अभिव्यक्ति ज़रूर है कि पतझड़ की पीड़ा सहने के बाद टहनियों ने जन्म दिया है नए कोपलों को। हर टहनी मुस्कुरा रही है लाल कोपल वाले होंठों से। उन्हें आशा है छा जाएंगे ये कोपल चंद दिनों में, फिर मेरी एक पूरी छाया बनेगी। जो पंछी छोड़ चले गए थे मुझे देकर एक सूनापन, वह पुनः आएंगे मेरे पास। मेरी सूखी टहनियों को ही उठा डाल देंगे एक नीड़ मेरी गोद में, फिर जन्म होगा नई चिड़ियों की चहचहाहट का, नई चिड़ियों की चहचहाहट का। नज़ीर जी, मैंने अभी तो लगातार एक लर्नर के रूप में कुछ सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, और समाज से और प्रकृति से ज़्यादा कोई शिक्षा आपको नहीं दे सकता। मैंने एक ही चीज़ सीखा है, और ख़ास करके इस कोविड के बाद लोगों ने भी सीखा है, और ये इसके ऊपर मैं बिल्कुल कायम हूँ कि प्रकृति और संस्कृति से यदि आप जुड़ जाते हैं हाँ। और आप में मानवीय संवेदनशीलता हर शय के प्रति आ जाती है, यकीन मानो 50% प्रॉब्लम्स अपने आप धीरे धीरे दूर होंगे। आवश्यकता है हमें संवेदनशील होने की, आवश्यकता है हमें प्रकृति और संस्कृति से जुड़ने की, और आवश्यकता है हमें, जो हम बचपन में पढ़ते थे कि परिवार जीवन की सर्वोत्तम पाठशाला है, प्रथम पाठशाला है, बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूँ यह एक निरंतर पाठशाला है। हमें अपने परिवार को फिर से जोड़ना होगा, परिवार में वो संस्कृति सीखने सिखाने की बनानी होगी। और जिस नेशनल कैरेक्टर की बात इस बार प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कही थी, मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में इस टॉपिक को पढ़ा था। हमें भारत का एक राष्ट्रीय चरित्र बिल्डअप करना होगा, पर इसकी शुरुआत हम और आपसे होगी, घर और परिवार से होगी, तो बहुत सारी समस्याएं स्वतः दूर होंगी और हम सकारात्मक दिशा में जा सकेंगे। और हमारा प्रयास एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक लेखक के रूप में यही है, यही रहेगा। बहुत खूब, बहुत सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे ख़ास प्रोग्राम के लिए। बहुत ज़्यादा मैसेज दिया आपने, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें रही आपके साथ, और आपकी कविता भी बहुत मोटिवेशन था हम लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने का और हमारे बिहार बैंड कार्यक्रम में हिस्सा बनने का। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी दर्शकों को आभार और धन्यवाद। दर्शकों, आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान जुड़े थे, जो समाज सेवी थे, जिन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बातें बताई, जो कि ख़ास तौर पे फैमिली प्लानिंग, हेल्थ और एजुकेशन पे ही हमने आज बात करी। आपको ये प्रोग्राम बिहार बयान कैसा लगता है, और इस प्रोग्राम में क्या बदलाव देखना चाहते हैं, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? आपके ख़त और आपके मेल का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इसीलिए उठाइए कलम और कागज़, नोट कीजिए हमारा पता है निर्देशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड 80001। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। दर्शकों, आपके ख़त और आपके ईमेल का वाकई में हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपके ख़त और मेल हमें मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि आपका प्यार हमारे डीडी बिहार के साथ अनवरत लगातार बना हुआ है। डीडी बिहार में बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो लगातार चलते हैं, 24x7 चलते हैं। बहुत सारे ऐसे विषय पे भी हम बात करते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं जो आप अनवरत देख सकते हैं। अब यानी मुझे नज़ीर अख्तर खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।